हाँ जी, खम्मा गणी। मैं पिंकेश कुमार नागर एक बार आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा सा समय लगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। एग्ज़ाम टाइम और बहुत सारे काम थे। उसके अलावा भी मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। इसके बाद कंटिन्यू मैं आपको डेली एक वीडियो अपलोड कराने की कोशिश करूँगा। परक्राम्य में लिखित के बारे में हमने चर्चा की थी। ये बीएफएसआई की फर्स्ट यूनिट है और इससे संबंधित, इस एक्ट से संबंधित हमने इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में जाना था। वचन पत्र तक हमने इसकी चर्चा की थी। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से और चर्चा करेंगे। इसके बाद इसकी एक क्लास आएगी, उसमें इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो करा दिए जाएंगे। आगे आ रहा चेक। चेक आता है धारा 4 में। चेक आमतौर पर एक कागज का टुकड़ा होता है जो आदेश देता है। कौन देता है? निर्माता द्वारा। क्या देता है कि एक निश्चित राशि एक निश्चित व्यक्ति को दे दी जाती है और उसके खाते से वो राशि काट दी जाती है। आमतौर पर चेक को हमने देखा भी होगा और चेक की परिभाषा हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो चेक एक कागज का टुकड़ा होता है जो भुगतान का आदेश देता है। बात करता हूँ धारा 4 के अंदर आता है, धारा 6 के अंदर आता है। चेक के पक्षकार 3 पक्षकार होते हैं। चेक के 3 पक्षकार होते हैं। एक होता है आदेशक। आदेशक कौन होता है? दराज। इसको क्या बोलते हैं? दराज भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप इसको एक नाम याद रखिए, इंग्लिश का ड्रॉवर। चेक को लिखने वाला, चेक को लिखने वाला क्या होता है? दराज होता है, ड्रॉवर होता है, आदेशक होता है। जिसको आदेश दे रहा है वो आदेशी होता है, ड्रॉई होता है। कौन होता है? ड्रॉई। किसको आदेश देगा? बैंक को। किसको आदेश देगा? बैंक को। और जिसको भुगतान मिलेगा वो क्या होगा? पेयी प्राप्त करता होता है। तो आपको छोटा छोटा से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछ सकते हैं कि चेक के कितने पक्षकार होते हैं। नाम लिखिए तो 3 पक्षकार होते हैं, आदेशक, आदेशित और प्राप्तकर्ता। ठीक है, चलिए आगे। चेक की विशेषताएं। चेक क्या होना चाहिए? लिखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिना शर्त का होना चाहिए। एक विशिष्ट बैंक का होता है चेक, पर्टिकुलर बैंक का नाम होता है उसपे। निश्चित राशि होती है उसपे। एक निश्चित भुगतान करता होता है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो भी निश्चित होता है, काल्पनिक नहीं होता है। चेक ऑन डिमांड होता है। जब भी इसको प्रस्तुत करते हैं उसका भुगतान करना ही पड़ता है, ये ऑन डिमांड होता है। चेक दिनांकित होता है, नहीं तो इसको बैंक रद्द कर देता है, असम्मानित हो जाता है बैंक। ठीक है, आपने देखा होगा चेक के ऊपर यहाँ पे ऐसे कॉलम आता है, इसमें डेट आती है, डेट लिखी हुई आती है। आगे चेक के प्रकार। प्रमाणित चेक, नाम से पता चल रहा है प्रमाणित। देखिए क्या होता है प्रमाणित, कि मेरे पास कोई चेक है, अब मेरे को किसी को पेमेंट करना है तो मैं पहले ही कंफर्म कर लूंगा कि मेरे खाते में उस चेक को पेमेंट करने के लिए पैसा है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? बैंक के पास जाऊंगा उस चेक को लेके और कहूंगा इस चेक का मुझे पेमेंट करना है, मेरे खाते में इतनी राशि है कि नहीं है। चेक वाला उसको प्रमाणित करके दे देगा कि हाँ भी आपके खाते में इस चेक को पेमेंट करने के लिए पैसा है, आप इस चेक को दे सकते हैं भुगतान के रूप में। तो वो प्रमाणित चेक होता है। तो सीधी सी बात है कि ऐसा चेक जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो, किसके द्वारा प्रमाणित हो? बैंक द्वारा क्या हो? प्रमाणित हो। ठीक है, इतनी परिभाषा नहीं भी पढ़ो तो आप छोटी सी परिभाषा याद रखो, ऐसा चेक जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो। देखिए मैंने नोट्स इस तरह से बनाए कि आप बड़े विस्तार से, बड़े सरलता से पढ़ सके और डायग्राम फॉर्म में बनाए हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। क्योंकि परक्रम में जो लिखत है वो कहीं ना कहीं एलएलबी का कोर्स है और आप बड़े भाग्यशाली है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप कक्षा 10वीं में इसको पढ़ रहे हैं, तो इसकी बारीकियां, थोड़ा से शब्द इसके पुराने हैं, जटिल है, लेकिन आपको धीरे धीरे आप इसको समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है। पेरोल चेक क्या होता है? पेरोल चेक, पेरोल आप यूं समझिए कि पे यानी पेमेंट करना। पहले क्या होता था कि कर्मचारियों की तनख्वाह खाते में नहीं आती थी, डायरेक्ट चेक बना के देते थे। उसी चेक को हम किस नाम से जानते हैं? पेरोल चेक के नाम से जानते हैं। आगे नकारा गया चेक, ये इंपॉर्टेंट है आपको। नकारा गया चेक, अब नकारते कब है? जब आपके खाते, आपने जो चेक दिया है 10,000 का, आपके खाते में 10,000 रुपए नहीं आपने दे दिया, तो बैंक उसको क्या कर देगा? पेमेंट करने के लिए नकार देगा। ऐसे चेक को क्या कहते हैं? नकारा गया चेक या बाउंस चेक कहते हैं। बाउंस हो जाता है वो चेक। ठीक है। वाहक चेक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं वाहक चेक क्या होता है? यानी जिसके पास जो चेक है वो उसका वाहक हो जाता है, वो उसका हो जाता है, यानी उसका भुगतान उसे भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए वाहक चेक होता है। ठीक है, लेकिन ये जोखिम पूर्ण भी होता है। क्यों होता है जोखिम पूर्ण? क्योंकि अगर आपके गुम गया तो जिसके पास चला गया वो भी तो भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसलिए ऐसे चेकों का भुगतान करते समय सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है। आगे आदेश चेक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वाहक चेक और आदेश चेक आप समझिए। वाहक में
और आदेश चेक में एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। वाहक में जिसके पास जाता है उसका हो सकता है, लेकिन आदेश चेक जिस व्यक्ति का चेक पे नाम लिखा है उसी को पेमेंट होता है, उसके ही खाते में वो पैसा जाएगा। समझ गए? इसका थोड़ा अंतर मैंने समझाने की कोशिश की। यहाँ समझिए कि यहाँ पे बियरर चेक और ऑर्डर चेक में यहाँ पे देखिए और बियरर और बियरर, इसको नहीं काटा गया और इसको काट दिया। इसका मतलब ये केवल अब आदेश चेक हो गया, इसको आदेश है कि भी इस व्यक्ति को पेमेंट करना है, ठीक है। और बियरर में क्या है कि या तो ये जिसके पास होगा वो, या वाहक, हिंदी में बोलते हैं या वाहक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चेक के प्रकार में अगला आता है खुला चेक। सिंपल सी बात है, ऐसा चेक जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, काउंटर पे जाके इसका पैसा ले सकते हैं। खातों में पैसा नहीं आएगा, आप काउंटर पे जाइए, चेक दीजिए, आप पैसा ले लीजिए, ऐसा चेक खुला चेक होता है। ऐसे चेक भी आप देते समय सावधानी रखनी चाहिए कि गुम जाए तो जिसके पास जाएगा वो आपके खाते से पैसे ले सकता है। आई होप आपको यहाँ तक बोर्ड समझ में आ रहा होगा। ऐसा चेक जिसका भुगतान कैश काउंटर पर हो सकता है, पा सकते हैं, सब चेक खुला चेक होता है। उत्तर दिनांकित चेक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जिसमें आप पेमेंट करते समय चेक की जो तारीख होती है आज से आगे की तारीख लिख देते हैं। आज से आगे की तारीख क्यों लिखते हैं? क्यों? क्योंकि आपको अभी आपके पास पैसा नहीं है। माना कि आज 6 तारीख है, 5 तारीख है, मेरे खाते में आज पैसा नहीं है, लेकिन मुझे पता है अगले महीने की 6 तारीख से पहले मेरे खाते में पैसा आ जाएगा, तो मैं अगले महीने की तारीख डाल दूंगा। ऐसा दो दृष्टि से बहुत बढ़िया है, आपको समय मिल गया एक तो पेमेंट की व्यवस्था करने का, दूसरा ये है कि जब वो चेक ले जाएगा तो उसके पास ये ऑथोरिटी नहीं है कि वो 6 तारीख से पहले, अगले महीने की 6 तारीख से पहले वो आपके खाते में चेक लगा दे। इससे आप सुरक्षित रहेंगे कि आपका चेक बाउंस नहीं होगा, क्योंकि लगेगा ही नहीं। इसलिए व्यवहारिकता में पोस्ट डेटेड चेक ज्यादा देते हैं ताकि आपको समय मिल जाता है। यानी सीधी सी बात है, इसका उद्देश्य होता है पेमेंट में देरी, आप थोड़ा समय लेना चाहते हैं पेमेंट करने में। एंटीडेटेड चेक, उसका उल्टा, तारीख पहले डाल दे, आज 6 तारीख है, मैं 5 तारीख ही डाल रहा हूँ, ऐसा चेक एंटीडेटेड चेक होता है। मुझे भुगतान और जल्दी करना है, ठीक है। बासी चेक मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसा चेक जो बैंक नकार देता है। नकारा गया चेक और बासी चेक में थोड़ा सा फर्क है। इस चेक को इसलिए नकारता है क्योंकि ये 3 महीने से ज्यादा पुराना है, ठीक है। और चेक संबंधी जो नियम है उसमें लिखा गया है कि कोई भी चेक 3 महीने से ज्यादा पुराना अमान्य हो जाएगा, बैंक उसे नकार सकता है, ठीक है। तो आपको छोटा सा प्रश्न यहाँ ऐसे तैयार हुआ कि चेक की अवधि कितनी होती है? 3 महीने, ठीक है। चेक के प्रकार में चेक की वैधता होती है, नोट में समझा रखा है। पहले आपको दिनों में पूछे तो 90 दिन, और महीनों में पूछे 3 महीने। पहले 6 महीने चलती थी, जो उसको चेंज कर दिया, अब 6 महीने नहीं, ठीक है। पहले 6 महीने तक वैलिड था, अब 3 महीने वैलिड है, यानी 90 दिन। दिनों में पूछे तो 90 दिन, महीने में पूछे तो 3 महीने, ठीक है। चलिए आगे, यात्री चेक व्यवहारिकता में कम यूज आता है। यात्रा पे जाते समय इन चेकों को साथ में रखते थे ताकि इसका भुगतान कहीं भी विश्व में कर सके। वैश्विक दृष्टि से देखे जाते हैं चेक, ठीक है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे सेल्फ चेक, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे भुगतान प्राप्त करना नकद में, मैंने सेल्फ लिख के मेरे खाते से पैसे लाने हैं तो मैंने चेक पे लिख दिया सेल्फ, और चेक को काउंटर से पैसे ले लिए। ऐसा चेक सेल्फ चेक होता है। खुद पेमेंट करने के लिए, खुद भुगतान प्राप्त करने के लिए जो चेक यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेल्फ चेक। बैंकर्स चेक, नाम से पता चल रहा है बैंक आपस में लेन देन करने के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को जो चेक लिखता है वो बैंकर्स चेक होता है, ठीक है। रेखांकित चेक, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसी 2 रेखाएं आती है चेक के ऊपर, ऐसे चेक को क्या कहते हैं? रेखांकित चेक। यानी सीधी सी परिभाषा है, चेक के ऊपर 2 लाइनें खींच लेना समांतर, वो ऐसा चेक रेखांकित चेक होता है। और रेखांकित बहुत तरह होते हैं। अपने निगोशिएबल एक्ट की जब अपन बात करें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881, इसमें 3 ही प्रकार बताए हैं। धारा 123 में बताए गए हैं, धारा 124 में बताए गए हैं, और धारा 130 में बताए गए हैं। इसमें बताया गया सामान्य क्रॉसिंग। किस प्रकार की क्रॉसिंग? सामान्य। सामान्य क्रॉसिंग में क्या होता है कि 2 लाइनें होगी और नाम लिखा होगा, जिसको पेमेंट करना उसका नाम लिखा होगा उसके बीच में। ऐसी क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? सामान्य क्रॉसिंग। और ऐसा चेक भी जो होगा वो सामान्य क्रॉसिंग चेकिंग के अंदर आएगा, ठीक है। धारा 124 कहती है विशेष क्रॉसिंग। क्या होती है विशेष क्रॉसिंग? आपने 2 लाइनें खींची के इधर और बैंक का नाम लिख दिया। किसका नाम लिख दिया? बैंक का, ठीक है। तो ऐसी जो क्रॉसिंग होगी वो विशेष क्रॉसिंग होगी। अब उसमें क्या होगा कि उस बैंक का जो चेक है उसी में उसको लगाना पड़ेगा,
ठीक है। एक होती है 130 में हमने चर्चा की थी नॉट निगोशिएबल, ठीक है, व्यवहारिकता में कम यूज आता है, ऐसा चेक की लाइन खींच के नॉट निगोशिएबल लिख देते हैं, नॉट निगोशिएबल लिख देते हैं। तो क्या होगा कि पर गैर परक्राम्य, इसको हिंदी में बोलते हैं गैर परक्राम्य क्रॉसिंग, ठीक है। 1881 में इन तीनों के बारे में चर्चा है। एक उपयोग की दृष्टि से हम ज्यादा करते हैं अकाउंट पे, ऐसे लिख देते हैं अकाउंट पे, यानी ये व्यवहारिकता में है, इसको अधिनियम में कहीं धारा में नहीं दर्शाया गया, लेकिन व्यवहारिकता में इसका अधिकतर यूज करते हैं। अकाउंट पे का मतलब जिसको चेक दे रहे हैं उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, वो उसको काउंटर से कैश के रूप में नहीं ले सकता, समझिए। ये देखिए इसके प्रकार अभी मैंने चर्चा की थी, सामान्य क्रॉसिंग, विशेष क्रॉसिंग, गैर परक्राम्य लिखित क्रॉसिंग, ठीक है, क्रॉसिंग है यहाँ पे, ठीक है, और ये अकाउंट पे क्रॉसिंग आ जाता, ठीक है। इसकी चर्चा हमने कर ली थी। सामान्य क्रॉसिंग 2 लाइनें, जिसको देना उसका नाम, इसका काउंटर पे पैसा नहीं ले सकते, ठीक है, धारा 123 अभी चर्चा बता दी थी मैंने आपको। विशेष क्रॉसिंग में बैंक का नाम होता है, जिस बैंक का उसी बैंक से इसका पेमेंट लिया जा सकता है, खाते में लिया जाएगा, ठीक है। नॉट निगोशिएबल, नॉट निगोशिएबल में क्या होता है, हालांकि अभ्यास बैंक अभ्यास के रूप में इसको यूज करते हैं, व्यवहारिकता में इसका कम यूज आता है, ठीक है। और अकाउंट पे ये कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं है अधिनियम में, लेकिन ये एक तरह का क्या होता है कि बियरर होता है, वाहक होता है, या वाहक भी लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, और अकाउंट में पैसा जाता है, अकाउंट पे जिसको देते हैं उसका उसके अकाउंट में पैसा जाता है। ज्यादातर इसी को यूज करते हैं, इसी को। आगे क्रॉसिंग दोनों में मैंने अंतर बता दिया था, इसका तो उल्लेख है, कहीं नहीं उल्लेख है, और जनरल क्रॉसिंग का धारा 123 में उल्लेख है, ठीक है। आगे चेक क्रॉस कौन कर सकता है, तो कोई भी क्रॉस कर सकता है, ड्रॉवर कर सकता है, होल्डर कर सकता है, बैंक कर सकता है, कोई भी चेक को क्रॉस कर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि चेक को कौन क्रॉस कर सकता है, कौन क्रॉस नहीं कर सकता। क्या क्रॉसिंग रिवर्स हो सकती है, आपको पूछ ले कि 2 लाइनें हैं, अब आपने जब चेक पे 2 लाइनें खींची तो काट छाट तो चलेगी नहीं, इसका मतलब क्रॉसिंग कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती, उसको नहीं हटाया जा सकता, एक बार कर दी जो कर दी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में, क्या क्रॉसिंग रिवर्स हो सकती है? नहीं सर, क्रॉसिंग रिवर्स नहीं हो सकती। इसके बाद इसी चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। परक्राम्य लिखतों का वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर कर दिया, अंतर्देशीय और विदेशी। अब देखिए इसको समझिए, धारा 11 के अंदर क्या दे दिया, अंतर्देशीय। अंतर्देशीय का मतलब क्या है, जो भारत का है, जो भारत में बनाओ, जो भारत में लिखा गया हो और जो भारत में दे हो, ठीक है, वो अंतर्देशीय। विदेशी क्या होता है, जो अंतर्देशीय नहीं है, सीधी सी परिभाषा, जो अंतर्देशीय नहीं, जो भारत का नहीं तो वही तो विदेशी होगा, ठीक है। जो अंतर्देशीय लिखत नहीं है वो अंतर्देशीय हो गया, विदेशी हो गया, सिंपल सी परिभाषा। आपको 2 भागों में बांटा गया क्षेत्र के आधार पर, अंतर्देशीय और विदेशी। अंतर्देशी जो भारत में दे हो, भारत में लिखा गया हो, विदेशी जो भारत में नहीं लिखा गया या जो अंतर्देशी नहीं है, सीधी सी परिभाषा, ठीक है। 11 और 12 धारा याद रखिए। फिर आ रहा है अंतर्देशीय, अभी अपन ने चर्चा कर ली थी इसके बारे में, ठीक है। प्राप्तकर्ता के आधार पर आदेश और वाहक, अभी मैंने कहा था आदेश जिसका नाम लिखा होता है उसी के खाते में पैसा जाता है। वाहक बियरर, या तो वाहक होता है इसका जिसका नाम लिखा, या बियरर जिसके पास जाएगा उसका हो जाएगा, ठीक है। भुगतान के आधार पर मांग ऑन डिमांड होता है, ठीक है। समय के आधार पर, समय के जब समय पूरा हो जाता है उस समय पे इसका पेमेंट किया जाता है। ऑन डिमांड जब मांगेंगे जब देना पड़ेगा, और समय के आधार पर ऐसा लिखित जो मांग पर हो, मतलब मांगते ही उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और ऐसा लिखित जो निश्चित समय के बाद इसका पेमेंट किया जाता है वो समय के आधार पर हो गया। सिंपल सी भाषा, नाम से ही परिभाषा मिल जाएगी आपको, ठीक है। आगे आ रहा है वैधता के आधार पर, अधूरा और अस्पष्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अधूरा का मतलब कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, ठीक है। क्या छूट गया कि भी आपने साइन करने भूल गए, आप क्या भूल गए, आपने दिनांक लिखना भूल गए, या स्टाम्प ड्यूटी आती है वो लिखना भूल गए। इन तीनों के आधार पर अगर कोई चीज भूल जाते हैं, धारा 20 ये कहती है इन तीनों के आधार पर कोई चीज छूट जाती है, उसको क्या बोलेंगे,
अधूरा लिखित मानेंगे। और अस्पष्ट लिखित क्या होता है कि अगर आपने कोई लिखित ऐसा दिया है, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिया है, कोई कागज का टुकड़ा ऐसा दिया है कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है कि आपने उसको वचन पत्र दिया है या बिल्स ऑफ विनिमय पत्र दिया है, तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर रहेगा, वो कुछ भी मान सकता है। ऐसे को हम क्या बोलेंगे? अस्पष्ट लिखित बोलेंगे। इसका उल्लेख किस धारा में है? धारा 17 के अंदर है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। अधूरा का मतलब कुछ छूट गया है। क्या छूट गया? साइन करने भूल गए साहब, अधूरा है। दिनांक लिखना भूल गए साहब, अधूरा है। स्टाम्प ड्यूटी आती है वो लगाना भूल गए साहब, अधूरा है। ये तो अधूरा हो गया। धारा 20 ये कहती है। धारा 17 ये कहती है कि जिसको भी हम लिखित दे रहे हैं उसके पास ये अधिकार होता है, अगर वो समझ नहीं पा रहा है कि ये पीएन है यानी प्रोमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, वो कुछ भी समझ सकता है फिर उसके हिसाब से। ठीक है, धारा 17 कहती है। ये वही बात कह रहा है जो मैंने चर्चा की थी अभी। आगे अब आ रहा है विनिमय पत्र। यहां तक अपन ने थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने पढ़ा था वचन पत्र। धारा 13 कहती है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 ही होंगे। धारा 13 कहती है जिसमें तो पहला पढ़ा था वचन पत्र। हमने कहा था 4 वचन देंगे, ठीक है, और चेक कितने काटेंगे? 6, ठीक है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज विनिमय बिल कितने होंगे? कितने बिल काटेंगे? 5। तो हमने कहा था विनिमय बिल, अब देखो विनिमय का मतलब भी होता है लेन देन। पुराने समय में लेन देन होता था वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु। ग्रामीण परिवेश में कोई सब्जी लेने वाला था तो सब्जी ले लेते थे, उसको गेहूं दे देते थे, तो वस्तु के बदले वस्तु, ये वस्तु विनिमय। लेकिन जब मुद्रा आ गई, जब पैसा आ गया, जब पैसे का जन्म हो गया, मुद्रा का जन्म हो गया, तो अब आप वस्तु विनिमय खत्म हो गया, पैसों से लेन देन होना शुरू हो गया। तो विनिमय बिल का मतलब ये होता है कि बिल के माध्यम से आप कोई लेन देन कर रहे हो, ठीक है। और किस धारा में बताया गया? धारा 5 के अंदर बताया गया है। इसके पक्षकार, इसमें भी 3 पक्षकार होते हैं स्वयं, दराज, स्वीकारकर्ता और प्राप्तकर्ता। जिसको लिख रहे हैं स्वीकारेगा कौन? स्वीकारकर्ता और प्राप्तकर्ता एक ही हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है। आगे ये अपन ने चर्चा कर ली थी, डबल स्लाइड है। यहां तक अपना ये पूरा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी भी बार बार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, मैं उनका जितना हो सके जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आप उस पर जाइए, आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरे नंबर है 9660676366। आप उस पर मुझे व्हाट्सअप लिख दीजिए, आपको जो भी पीडीएफ चाहिए मैं आपको व्हाट्सअप पे उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।